हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड आपको नाम से ही पता चल गया होगा, फिजिक्स का संसार। बच्चों क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड सिर्फ इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, कि क्या कुछ आगे आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, क्या रोमांच है फिजिक्स में। ठीक है, तो ये ऐसा ही है जैसे अगर कहीं आप घूमने जाते हो और आपको पहले बता दिया जाए कि भैया अब आप नैनीताल घूमने जाने वाले हो। ठीक है, आपको बता दिया जाए कि वहाँ की वादियों में आप घूमने वाले हो, वहाँ की पहाड़ियों में आप घूमने वाले हो और वहाँ पर पैराग्लाइडिंग करने वाले हो। ठीक है, तो आप पहले से ही बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे। तो इसी तरीके से फिजिक्स को भी बहुत रोमांचित बनाने के लिए, ठीक है, ताकि आप फिजिक्स से डरे ना, फिजिक्स से प्यार करें। तो इसलिए आपको शुरू में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, ताकि आपको आगे चल के फिजिक्स हार्ड ना लगे, आपको पता रहे आप क्या कुछ पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइंस। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज साइंस। बच्चों साइंस जो है, साइंस लैटिन वर्ड से बना है। अगर मैं लिखूं इसको, ठीक है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज साइंटिया। ठीक है बच्चों, साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है और साइंटिया का मतलब होता है टू नो, जानना। ठीक है, किसको जानना? नेचर को जानना, प्रकृति को जानना, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं इन सभी चीजों को समझना। ठीक है, अगर आप देखो इसमें जो संस्कृत में जो साइंस के लिए वर्ड यूज होता है वो होता है विज्ञान, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और अरेबिक में होता है ये इल्म, अरेबिक में होता है बच्चों इल्म। इन दोनों ही वर्ड का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो साइंस क्या है? क्या है बच्चों साइंस? साइंस है नॉलेज, हमारे नेचर की नॉलेज। अगर मैं साइंस की डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचर। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचर। साइंस एक व्यवस्थित ज्ञान है हमारी प्रकृति का। ठीक है, अब देखो जितनी भी हम आज तरक्की कर चुके हैं, है ना, आज का वर्ल्ड हमारा कितना मॉडर्न हो चुका है, तो ये एकदम से थोड़ी ना हो गया। ठीक है, इसके पीछे बच्चों हमारे साइंटिस्टों की सदियों की मेहनत लगी हुई है ना। विभिन्न साइंटिस्ट आए और वो हमारी साइंस को आगे बढ़ाते गए। जो मानव है ये जानवरों से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सोचने की क्षमता है, ये खुद को वातावरण के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही मानव चीजों को देखता है, समझता है और उनके विषय में सोचता है कि चीजें हो कैसे रही हैं। जैसे दिन और रात का होना, ठीक है, आसमान में रात को तारों का दिखाई देना, चांद का दिखाई देना, दिन में सूरज का दिखाई देना, वर्षा का होना, ऋतुओं का आना, तो ये सभी चीजें हम पहले से ही, है ना, प्राचीन काल से ही जो मानव है इन सभी चीजों में बहुत दिलचस्पी लेता है, इनको समझने की कोशिश करता है और वहीं से इन चीजों को समझ कर वो अपने ज्ञान को एकत्रित करता गया और वो आज हमारा क्या बन गया है? ज्ञान। वही बच्चों हमारा ज्ञान साइंस बन गया है। लेकिन ये नॉलेज अपने आप में इतनी वास्ट है, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो आगे साइंस को 11th क्लास में फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स, ठीक है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, एंड केमिस्ट्री एंड लास्ट वन बायोलॉजी। बच्चों अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में हम मैटर्स की स्टडी करते हैं, एटम्स की स्टडी करते हैं और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट एटम्स मिलकर डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। केमिकल्स की स्टडी करते हैं। और अगर मैं बात करूं बायो की तो बच्चों बायोलॉजी में हम जीवांत वस्तुओं की स्टडी करते हैं और अंत में आता है हमारा टॉपिक दैट इज फिजिक्स, जो तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों फिजिक्स में हमारे ब्रह्मांड में घटित हो रही सभी चीजें, जो भी घटनाएं हमारे ब्रह्मांड में घटित हो रही हैं, उन सबके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो हमारा जो संसार है वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या लॉज है संसार के, है ना, क्या नियम ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, रात में तारे किस तरीके से टिमटिमाते हैं, वो चांद का दिखाई देना और दिन में सूरज का दिखाई देना, इंद्रधनुष का बनना, वर्षा का होना, ऋतुओं का आते जाना, ये सारी की सारी चीजें बच्चों स्टडी करने वाले हम फिजिक्स के टॉपिक में।
ठीक है, चलिए तो डिफाइन करते हैं फिजिक्स को। तो बच्चों अगर मैं फिजिक्स की डेफिनेशन लिखूं, द स्टडी ऑफ लॉज, द स्टडी ऑफ लॉज एंड फिनोमिनाज ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ लॉज एंड फिनोमिनाज ऑफ नेचर इज फिजिक्स। हमारी पूरी प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, उनके पीछे क्या नियम है, क्या कारण है, इस सभी चीजों की स्टडी हम करने वाले हैं फिजिक्स में। आई बात समझो बच्चों? चलिए इसको नोट करिए जल्दी। यस, देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइंटिफिक मेथड टू स्टडी नेचर। प्रकृति को समझने का साइंटिफिक तरीका क्या है, ठीक है। तो इसमें बच्चों सेवरल स्टेप आते हैं। पहला स्टेप है हमारा ऑब्जर्वेशन, हम चीजों को देखकर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे कभी न्यूटन ने किया था, न्यूटन ने क्या देखा था कि वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और अचानक टूटा उसके सर पर गिरा। उसने देखा जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जब हम किसी को ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, वो ऊपर क्यों नहीं चली जाती, ठीक है। तो ये क्या था, ये न्यूटन का ऑब्जर्वेशन था। उसने ऑब्जर्व किया कि चीजें हमेशा नीचे ही क्यों गिरती हैं, अर्थ पर ही क्यों गिरती हैं, वो ऊपर क्यों नहीं जा रही है, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड मेथड आता है हमारा, सेकंड मेथड आता है दैट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी चीज को लैब में दोहराते हैं, लैब में वैसा ही सेटअप बनाते हैं और वहां पर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम स्वयं कंट्रोल कर पाए। आई बात समझ में, ठीक है। तो अगर हम लैब में भी किसी वस्तु को लाए, उसको हवा में छोड़े, तब भी वो क्या जा रही थी, नीचे ही जा रही थी, ठीक है। तो हमने एक नियम बना लिया कि भाई जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं वो अर्थ की तरफ खींचती है, हो सकता है अर्थ उस पर कोई फोर्स लगा रही हो अपनी तरफ खींचने के लिए। तो ये होता है बच्चों, ये होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल्ड वे में लैब में परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बच्चों तीसरा स्टेप आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, कि जो कोई हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसकी खासियत क्या है। तो उसकी खासियत क्या है कि वो वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ये उसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई हमारे ऑब्जर्वेशन की, कि जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, ये क्या हो गई, इसकी क्वालिटी हो गई। तो ये होता है बच्चों क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद इसमें थर्ड स्टेप में ही अगला पोर्शन आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम क्वांटिटी पता लगाएंगे। क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं किसी वस्तु को छोड़ने पर वो कितनी देर बाद नीचे गिर रही है, उसकी रफ्तार क्या है, क्या नीचे गिरते समय उसकी रफ्तार समान है या उसकी रफ्तार नीचे गिरते समय बढ़ रही है, ठीक है। तो ये होती है बच्चों क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं अगर किसी वस्तु की नीचे गिरते हुए रफ्तार बढ़ रही है तो वो कितनी तेजी से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब आप जब ऑब्जर्वेशन कर चुके हो, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर चुके हो, ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन का आप पता लगा चुके हो इसकी खासियत क्या है, और उसके बाद आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपने क्या किया कि जब हम वस्तु को छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरते हैं तो कितनी तेजी से उसकी रफ्तार बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो ये सारी चीजें आती हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है अब आपको अपने जो आप पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, अब आपको उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करना है। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम वस्तु को छोड़ेंगे, ठीक है, तो इसमें अगर नीचे की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ रहा है तो वो एक्सीलरेशन होगा कितना, ठीक है, कितनी तेजी से इसकी स्पीड नीचे गिरते हुए बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों मैथमेटिकल मॉडलिंग करते समय कोई भी साइंटिस्ट एक फॉर्मूला ड्राइव करके देता है, जो भी उसने एनालिसिस किया हो उसके बेसिस पर वो एक फॉर्मूला ड्राइव करके देता है और उस फॉर्मूले के बेसिस पर आगे की स्टडी चलती है, ठीक है। तो इसके बाद आती है बच्चों प्रेडिक्शन। तो अब क्योंकि वो साइंटिस्ट अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव कर चुका है, अब वो क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है, चीजों को प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी वस्तु को गिराऊं तो कितनी देर में वो नीचे पहुंच जाएगी, हाइट को डबल कर दूं तो कितनी देर में वो नीचे पहुंच जाएगी। और जो लास्ट स्टेप होता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज वेरिफिकेशन।
अब क्या होता है, उस साइंटिस्ट की, जो साइंटिस्ट ने प्रेडिक्शन की है उसको वेरीफाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी साइंटिस्ट आते हैं और देखते हैं क्या भाई तुमने जो स्टडी किया वो बिल्कुल ठीक है या तुम्हारा बनाया हुआ फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके फॉर्मूले के हिसाब से वो देखते हैं कि वस्तु कितनी देर में आ जानी चाहिए और वास्तव में कितनी देर में आ रही है। तो अगर ये वेरीफाइड हो जाता है, मतलब अगर प्रेडिक्शन सच हो जाती है, तो बच्चों वो एक थ्योरी बन जाती है, एक नियम बन जाता है। और अगर यहां पर प्रेडिक्शन गलत हो जाती है तो थ्योरी गलत हो जाती है। जो उसने मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी उसकी मेहनत पूरी खराब तो नहीं होती, क्योंकि उसके बाद वो फॉर्मूले में कुछ सुधार करके उस फॉर्मूले को दोबारा बना सकता है किसी दूसरे तरीके से। आई बात समझ में ये? तो उसके बाद बच्चों आता है वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो थ्योरी है वो वेरीफाइड हो गई अगर प्रेडिक्शन सच हो जाती है, और फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो थ्योरी है वो गलत हो चुकी है। अब आपको नए सिरे से कोई दूसरे तरीके से मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है आप अपनी थ्योरी में कुछ सुधार करें फिर ये करेक्ट हो जाए। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जर्वेशन, जो भी चीज हम ऑब्जर्व करते हैं उसकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है। उसमें ये 6 स्टेप होते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, चीजों को ऑब्जर्व करना, चीजों को देखकर समझना। उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, फिर लैब में उसको दोहराना। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग या एनालाइजिंग। ठीक है, तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव होती है उसकी खासियत क्या है, और क्वांटिटेटिव उसकी हम क्वांटिटी बताते हैं, उसकी क्वांटिटी बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या क्वांटिटी बताई थी कि कितनी देर में इसकी रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसकी क्वांटिटी कितनी है। आई बात समझ में ये? और उसके बाद आता है बच्चों मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक साइंटिस्ट एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेडिक्शन, वो भविष्यवाणी करते हैं, और लास्ट स्टेप आता है वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। तो इन 6 स्टेप से होकर कोई भी थ्योरी गुजरती है और तब जाकर वो थ्योरी कहलाती है। ठीक है, तो अगर किसी साइंटिस्ट ने अपनी कोई थ्योरी दी है और वो इन 6 के 6 स्टेप को पार कर चुकी है, तब जाके क्या बन जाती है, वो एक ट्रू थ्योरी बन जाती है। लेकिन बच्चों फिजिक्स में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती। ठीक है, जैसे जैसे नए ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हो सकता है उस नए ऑब्जर्वेशन के कारण उस थ्योरी में कुछ खामी निकल जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जो लाइट थी, हमारी लाइट का नेचर क्या माना जाता था, एक रे माना जाता था कि लाइट क्या है, बिल्कुल सीधी चलती है, लाइट बिल्कुल सीधी दिशा में चलती है। ठीक है, उसके बाद जब लाइट के अलग अलग ऑब्जर्वेशन हुए, है ना, उसमें पता चला कि भाई लाइट में तो डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, तो ये कुछ ऐसे फिनोमिना है जो एक वेव कर सकती है। तो लाइट को क्या माने जाने लगा, वेव माना जाने लगा कि इसके पास कैसा नेचर है, इसके पास वेव नेचर है। उसके बाद आइंस्टीन ने स्टडी की और 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमिना होता है जिसमें अगर हमारे पास कोई सरफेस है, इसके ऊपर हम लाइट डालते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। ये फिनोमिना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव नेचर की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद आइंस्टीन ने क्या बताया, लाइट का क्वांटम नेचर बताया, पार्टिकल नेचर बताया कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल की तरह जाती है, जब वो किसी से टकराते हैं तो उसका बिहेवियर ऐसा होता है मानो कोई पार्टिकल हो। आई बात समझ में? तो देखो लाइट के केस में भी यहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरी दी गई है, और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम डिफरेंट थ्योरीज को आज भी स्टडी करते हैं। आज भी जब हम डिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं तो बात करते हैं लाइट के वेव नेचर की, और जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो बात करते हैं लाइट के क्वांटम नेचर की, पार्टिकल नेचर की। ठीक है, तो फिजिक्स में कोई थ्योरी भी फाइनल नहीं होती। हो सकता है कोई नया ऑब्जर्वेशन आए और आप ये जो थ्योरी दी गई है इसको, किसी थ्योरी को फेल कर दे, तो उसके बाद या तो उस थ्योरी में कोई चेंजेस करने पड़ेंगे या उसकी जगह पर हो सकता है कोई नई थ्योरी बन जाए। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी। यस, देखते बच्चों, द प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स और द थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स। बच्चों थ्रस्ट एरियाज का मतलब होता है कि जब हम फिजिक्स की स्टडी को करते हैं तो किन बातों पर जोर देते हैं। थ्रस्ट का मतलब होता है जोर देना, एक तरीके का फोर्स होता है, और एरियाज का मतलब होता है किन क्षेत्रों पर हम जोर देते हैं, मतलब फिजिक्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है फिजिक्स में। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स के 2 थ्रस्ट एरियाज होते हैं। पहला होता है यूनिफिकेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। ठीक है, पहला होता है यूनिफिकेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। यूनिफिकेशन देखते हैं बच्चों। यूनिफिकेशन होता है इट इज द एफर्ट
टू एक्सप्लेन द डिफरेंट फिनोमेना ऑफ नेचर इन वन और मिनिमम लॉज। हम ये कोशिश करते हैं कि नेचर में अलग अलग फिनोमिनास को या तो एक नियम से एक्सप्लेन करें या कम से कम नियम से एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो अगर अलग अलग फिनोमिनास के लिए हम अलग अलग नियम बनाने लगे तो फिजिक्स की स्टडी काफी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम नियमों में नेचर के मैक्सिमम लॉज को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, कम से कम नियमों में नेचर के मैक्सिमम लॉज को एक्सप्लेन कर पाए। जैसे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस पेन को यहां से छोड़ देता हूं तो ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो पेन का धरती पर गिरना, इसके लिए अगर हम कोई नियम पढ़ते हैं, ठीक है, और चांद का अर्थ के चारों तरफ घूमना, उसके लिए अगर हम कोई दूसरा नियम पढ़ते हैं, और अर्थ का सूरज के चारों तरफ घूमना, उसके लिए कोई तीसरा नियम पढ़ते, तो सोचो हमारी स्टडी कितनी हार्ड हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम इन सभी के सभी फिनोमिनास को सिर्फ एक न्यूटन के नियम से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इससे हम इन सभी फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पहला थ्रस्ट एरियाज था यूनिफिकेशन। बच्चों दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन इज द एफर्ट टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सिंपलर पार्ट्स। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं रिडक्शन में, हम क्या करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने के लिए, किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की स्टडी करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब उस सिस्टम के अलग अलग सिंपल पार्ट्स की स्टडी करते हैं, और उन सभी सिंपल पार्ट्स की स्टडी करके हम पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ लेते हैं। तो बच्चों ये था हमारा रिडक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करनी है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं बच्चों जिसमें हीट का आदान प्रदान होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हमारी फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम हीट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो बच्चों किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हमने डिफरेंट भागों में बांट रखा है उसकी स्टडी को। ठीक है, हम उसमें हम एंथैल्पी पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं, असल में आपको टेम्परेचर पढ़ते हैं। इस तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट्स में उस सिस्टम की स्टडी करते हैं और पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझ लेते हैं। तो ये जो अप्रोच होता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको स्टडी करना, ये बच्चों हमारा क्या है, फिजिक्स का थ्रस्ट एरिया है, प्रिंसिपल थ्रस्ट, सेकंड प्रिंसिपल थ्रस्ट, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, नोट करिए जल्दी इसको। यस, देखते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, द स्कोप ऑफ द फिजिक्स। बच्चों स्कोप का मतलब होता है विस्तार। फिजिक्स का विस्तार कितना है। ठीक है, तो फिजिक्स के विस्तार का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिजिक्स में अगर हम देखें छोटी से छोटी चीज, तो हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसको हम आंखों से देख नहीं पाते, हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं, हम अर्थ की स्टडी करते हैं, हम सन की स्टडी करते हैं, स्टार की स्टडी करते हैं, और पूरे के पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हो फिजिक्स का विस्तार कितना अधिक है कि छोटी से छोटी चीज इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं, और बड़ी से बड़ी चीज पूरे के पूरे ब्रह्मांड की स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। बच्चों जो फिजिक्स का स्कोप है, इसको हमने दो डोमेन्स में डिवाइड कर रखा है, दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक होता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन, डोमेन होता है बच्चों कार्य क्षेत्र। ठीक है, तो एक होता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन, एक होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन होता है कि हम उसमें जो स्टडी करते हैं वो लेबोरेटरी में जो स्टडी करते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हमारे अर्थ पर मौजूद हैं, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष की स्टडी करते हैं। तो जिन चीजों को हम अपनी आंखों से आसानी से देख पाते हैं, उन चीजों की जो स्टडी हम करते हैं वो आती है मैक्रोस्कोपिक डोमेन में। आई बात समझ में आपको। बच्चों मैक्रोस्कोपिक डोमेन में जो हम स्टडी करते हैं वह भाग फिजिक्स में, उस पोर्शन को फिजिक्स के हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के उस पोर्शन को जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वह फिजिक्स है जो सन 1890 से पहले डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स, द फिजिक्स प्रियर टू 1890, 1890 से जो पहले की फिजिक्स है वो कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स। बच्चों 1890 से पहले पूरी की पूरी मैकेनिक्स डेवलप हो चुकी थी जो न्यूटन ने डेवलप कर दी थी। ठीक है, न्यूटन ने अपनी थ्योरी 1687 में ग्रेविटेशनल थ्योरी दी थी,
और मोशन के लॉज दिए थे, जिससे उसने पूरी की पूरी मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर दिया था। उससे पहले बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टडी हो चुकी थी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम करंट वगैरह इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे चार्ज के बहने की स्टडी, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया और मैग्नेटिक इफेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लासिकल फिजिक्स का पोर्शन है। इसके बाद आती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या हम कह सकते हैं लाइट। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये भी हमें 1890 से पहले ही पता चल चुका था, जिसको मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था। और बच्चों इसमें हम हीट की स्टडी करते हैं। हीट की थ्योरी भी 1850 तक डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट की स्टडी हम फिजिक्स के पोर्शन में किस में करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिकल फिजिक्स के हमने जो स्टडी करना है, ये 11th तो 12th में भी करना है ना, इन सभी पार्ट्स को में 11th 12th में स्टडी करना है। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। इसमें जो मैकेनिक्स है, ये पूरी की पूरी मैकेनिक्स हमारी जो क्लास 11 फिजिक्स की जो पहली बुक है, 1 से लेकर चैप्टर 8 तक, उसमें पूरा हमें मैकेनिक्स ही पढ़ना है। चीजें किस तरीके से मूव होती हैं, मोशन क्या होता है वगैरह वगैरह, फोर्स क्या होता है, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो सारा का सारा हमारा मैकेनिक्स का पोर्शन है, जो काफी हद तक न्यूटन ने उसमें से काफी कुछ डेवलप किया था, ठीक है। और बच्चों थर्मोडायनेमिक्स भी हमारी क्लास 11 का ही पोर्शन है, जिसको हम सेकंड बुक में स्टडी करेंगे, हीट से रिलेटेड स्टडी जब हम करेंगे, ठीक। तो ये था हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब बात आती है बच्चों माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में बच्चों स्टडी करते हैं हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जिसको हम आंखों से शायद देख भी ना पाए, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक लेवल की न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस की, एटम की और मॉलिक्यूलर जो स्टडी करते हैं, वो हमारी आती है बच्चों माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है ना। एटम की, न्यूक्लियस की, मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में करते हैं, ठीक है। और जो 1890 के बाद की फिजिक्स है, 1890 से लेके 1940 तक बच्चों, इसको फिजिक्स का स्वर्ण काल कहा जाता है। एक से एक महान साइंटिस्ट हुए इस काल में। 1895 में एक्स रेज की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारी रेडियो एक्टिविटी आ गई। 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। 1901 में क्वांटम थ्योरी बन गई थी। तो जितनी भी हमारी नई फिजिक्स है, इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, या बोल सकते हैं आप क्वांटम फिजिक्स, जिसमें हम एटम्स के अंदर उन चीजों की स्टडी करते हैं जिसको हम देख भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और जो हमारा आज का मॉडर्न वर्ल्ड है, इसको डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है इस क्वांटम फिजिक्स का, इस मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। तो बच्चों ये था स्कोप ऑफ फिजिक्स, कि छोटी से छोटी आप कितनी छोटी चीज की स्टडी करते हो और बड़ी से बड़ी कितनी बड़ी चीज की स्टडी करते हो, ठीक है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स को अगर मैं लेंथ में बात करूं, ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो छोटी से छोटी लेंथ हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं, दैट इज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर -14 मीटर। और बड़ी से बड़ी लेंथ पूरे यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, जिसका साइज है 10 टू द पावर 26 मीटर, ठीक है। देख सकते हो आप कितना बड़ा साइज है। और वो तो ये वो यूनिवर्स है जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं यूनिवर्स है कितना बड़ा। ये तो वो यूनिवर्स है जहां तक हमारी सैटेलाइट हमको पहुंचा पाई है आज तक, ठीक है। अगर बच्चों हम मास की बात करें, तो हम छोटे से छोटे मास की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास की, जो होता है 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, तो 10 टू द पावर -30 किलोग्राम इसका ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर भी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बड़े से बड़े मास की मैं बात करूं, तो पूरे यूनिवर्स का मास दैट इज अप्रोक्स 10 टू द पावर 55 किलोग्राम। अगेन ये वह यूनिवर्स है जो ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। इसके बाहर क्या क्या है हमारे यूनिवर्स में हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज भी आप देख सकते हो कितना अधिक है ना, उसका मास कितना अधिक है, 10 टू द पावर 55 किलोग्राम। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो छोटे से छोटा टाइम हम क्या पढ़ते हैं, छोटे से छोटा टाइम हम, तो वो टाइम होता है अप्रोक्स 10 टू द पावर -22 सेकंड। और बड़े से बड़े समय हम कितना स्टडी कर सके, तो हमने सूरज की एज का पता लगा लिया है, ठीक है, कि सूरज कितने समय में तबाह हो जाएगा हमारा, दैट इज 10 टू द पावर 18 सेकंड। तो ये सारा का सारा बच्चों हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। दिस इज अ वेरी वास्ट स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है। नोट करिए जल्दी इसको। यस, देखते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो क्या एक्साइटमेंट है फिजिक्स का, फिजिक्स का क्या मजा है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों फिजिक्स के प्रिंसिपल के बेसिस पर जो हम डिस्कवरीज करते हैं, हमारी जो इन्वेंशन है, ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारा एक्साइटमेंट ही तो है,
किस तरीके से हम डिफरेंट फिनोमिनास को, है ना, किस तरीके से हम अलग अलग बहुत से फिनोमिनास को कुछ सिंपल लॉज की मदद से समझ सकते हैं। फिजिक्स के कुछ लॉज की मदद से हम डिफरेंट फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या है, फिजिक्स का एक एक्साइटमेंट है, ठीक है। और हमारे साइंटिस्ट नए नए एक्सपेरिमेंट कर कर नेचर के नए नए रहस्यों से आए दिन पर्दा हटाते रहते हैं। ये भी क्या है, हमारे फिजिक्स का एक्साइटमेंट है। और बच्चों फिजिक्स का सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है इसकी डिस्कवरीज, इसकी इन्वेंशंस, है ना, जैसे एरोप्लेन हो गया जिससे आदमी उड़ना सीख गया, ठीक है ना, और क्या कंप्यूटर्स हो गए, टेलीविजन हो गए, मोबाइल्स हो गए कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये सभी का सब क्या है, ये फिजिक्स का एक्साइटमेंट है, ठीक। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और तकनीक में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आज देखते हो बच्चों, जो भी हमारा ये मॉडर्न वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी उन्नत हमारी तकनीक हो गई है, तो इसके पीछे एक और सिर्फ एक कारण है, हमारी फिजिक्स की नॉलेज। तो जितनी भी नई नई तकनीक डेवलप्ड हो रही है ना, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे फिजिक्स ही तो है। जो इंजीनियर्स होते हैं वो फिजिक्स के नियमों को ही तो इंप्लीमेंट कर नई नई टेक्निक बनाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे बच्चों को मैं प्रिंसिपल की बात करूं, ठीक है, तो फराडे ने 1831 में प्रिंसिपल दिया था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके बेसिस पर जो टेक्निक बनी है, जो टेक्नोलॉजी बनी है, वो क्या है, हमारा जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, हमारे ट्रांसफार्मर हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर देखो मैं बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये तो हमारे 11th क्लास में हमको पढ़ना है फ्लूइड में, बर्नौली प्रिंसिपल। और बर्नौली प्रिंसिपल के बेसिस पर क्या बना है, एरोप्लेन बना है, ठीक। उसके बाद न्यूक्लियर फिशन, तो न्यूक्लियर फिशन के बेसिस पर क्या बने हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बने हैं, ठीक है। तो बिजली का एक बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो टेक्निक डेवलप हुई है, ये किस पर है, न्यूक्लियर फिशन पर बेस है। लेकिन इसका एक दुरुपयोग भी किया गया है कि मानव ने इससे एटॉमिक बॉम्ब भी बना लिया है, जो काफी विनाशकारी है, ठीक है। तो कई बार टेक्निक का दुरुपयोग भी किया जाता है, मानव बहुत मतलबी हो गया है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद बच्चों लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर बनता है हमारा हीट इंजन, ठीक है। तो जो हीट इंजन, अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन आने लगी हैं, ठीक है। तो अलग अलग विभागों में जो भी हम डिफरेंट फैक्ट्रीज में हीट इंजन का उपयोग किया करते हैं या किया करते थे, वो सभी के सभी हमारे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड थे। और बच्चों आपकी बुक में 2 टेबल दी होंगी, 1.1 एंड 1.2, तो उनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। वैसे तो वो उसमें से बहुत सारी टेक्निक्स आगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जो 1.2 टेबल है उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी दी हुई है, और उस पर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो डिफरेंट प्रिंसिपल दिए हुए हैं। तो इसमें से काफी सारी मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज तो हम 11th-12th में ही पढ़ लेंगे। उसके बाद बच्चों 1.1 टेबल में बहुत सारी इन्वेंशंस दी हुई हैं, साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और उनका ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उससे पता लगा सकते हो कौन कौन से साइंटिस्ट किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और आपको खुशी होगी उसमें इंडिया का नाम भी काफी बार आने वाला है। जैसे हमारे जेसी बोस हो गए, ठीक है, जिन्होंने शॉर्ट रेडियो वेव्स का पता लगाया था, और सीवी रमन हो गए, चंद्रशेखर हो गए, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी। यस, देखते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिक्स एंड सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी पर फिजिक्स का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे पहला ही टॉपिक हमने डिस्कस किया था, दैट इज फिजिक्स एंड द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमने देखा था किस तरीके से हमने फिजिक्स के नियमों का उपयोग करके नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और इन टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी को ही तो बदल के रख दिया है, हमारा जीवन काफी हद तक आसान बना दिया है। आज हम एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, प्लेन से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं, पहले की अपेक्षा बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं। आई बस में, ठीक है। और आज हमारे पास टेलीविजन है एंटरटेनमेंट के लिए, बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल से। तो आप देख सकते हो किस तरीके से फिजिक्स के नियमों की मदद से हमारी सोसाइटी पर प्रभाव पड़ा है और हमारा जीवन कितना आसान बन चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है, जो बेसिक फोर्सेस है हमारे नेचर में, उनको स्टडी करते हैं। तो बच्चों हमने एक यूनिफिकेशन का नियम पढ़ा था अभी, प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स में। यूनिफिकेशन क्या होता है कि हम अधिक से अधिक फिनोमिनास को कम से कम नियमों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसी का नतीजा है कि हम नेचर में जितने भी फोर्स अभी तक हमने ऑब्जर्व किए हैं, उनको सिर्फ चार फोर्स के मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ठीक है, जो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं उनका मानना है कि नेचर में सिर्फ एक फोर्स है जो सारे के सारे नेचर को बांधे हुए हैं। ठीक है, मतलब नेचर में और कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ एक फोर्स है। लेकिन हो सकता है अभी हम उस फोर्स का पता नहीं लगा पा रहे हो, हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ कमी हो, या अभी भी नेचर के कुछ रहस्यों से पर्दा हटना बाकी हो। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने फोर्स को कम करते करते इनको सिर्फ 4 फोर्सेज में बदल दिया है। ठीक है, एक तो हम देख ही चुके हैं किस तरीके से हम सेब का जमीन पर गिरना है, किसी ऑब्जेक्ट का जमीन पर गिरना, और जी अर्थ के चारों तरफ मून का घूमना, और सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना, और पूरे के पूरे हमारे सौर मंडल का आकाशगंगा में घूमना। तो ये सारे के सारे फिनोमिनाज हम सिर्फ एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक फोर्स तो बच्चों फंडामेंटल फोर्स हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा, नेचर में हम अपनी आंखों से जो भी फोर्स देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर मार्कर से लिखा है, तो मार्कर की बोर्ड पर चिपक गई है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, गोंद का एडहेसिव फोर्स, पानी का बॉयंसी फोर्स। जब आप पानी में कोई चीज गिरते हो तो वो धीमे 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 नीचे जाती है। ठीक है, तो पानी उस पर ऊपर की तरफ बॉयंसी का फोर्स लगाता है। ठीक है, एयर का रेजिस्टेंस फोर्स। तो जितने भी फोर्स हम नेचर में देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, वो सारे के सारे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो फिर ये दो फोर्स कौन से हैं? वन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा कौन है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों ये जो दो फोर्स हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये हमें आंखों से सीधे सीधे ऑब्जर्व नहीं होते या दिखाई नहीं देते। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है बच्चों न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो आप देखते हो ना एटम कितना छोटा होता है, एटम की रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर, और उसके अंदर भी न्यूक्लियस जो 10⁻⁻14 मीटर की जिसकी रेडियस होती है। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। एटम के अंदर छोटा सा होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अभी देखो बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, अभी इन चारों फोर्सेस को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चों एक लास्ट फोर्स दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें बीटा डीके होता है ना, तो छोटी मोटी रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, उसमें इसको थोड़ा बहुत जानेंगे। तो उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स निकलते हैं। तो जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है, साथ में एक और पार्टिकल निकलता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिनो। तो उस समय पर वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑब्जर्व होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स को अभी हम बहुत ही कम जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जो भी छोटी मोटी जानकारी है वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। और वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारे सिलेबस का बहुत अधिक पार्ट नहीं है। 12th क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें पढ़ना है, बाकी आप हायर क्लासेस में इसकी स्टडी करते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए जल्दी, आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं हम फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर की। यस, देखते बच्चों अपने 4 फंडामेंटल फोर्सेस को, उनका नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मास के कारण पैदा होता है और मास पर ही एक्ट करता है। मतलब अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों के पास अगर मास है तो वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास से पैदा होता है और किसी मासिव ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाई होता है। दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। बच्चों ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे कमजोर फोर्स होता है। ठीक है, पर ये इनफाइनाइट रेंज का फोर्स है। इसकी रेंज क्या है, इनफाइनाइट। जैसे सन है, बाकी स्टार्स है, कितनी दूरी पर होते हैं एक दूसरे से, फिर भी वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल का फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इनफाइनाइट रेंज, इनफाइनाइट रेंज फोर्स। ठीक है, और इसका जो नेचर होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ये किसी दूसरे दो मासिव ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, कभी रिपेल नहीं करते। तो इसका नेचर क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद बात आती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज के कारण बनता है, रुका हुआ चार्ज या चलता हुआ चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज के कारण होता है, और वो किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पर ही एक्ट करता है, मतलब किसी दूसरे चार्ज पर ही लगता है। चार्ज के कारण बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चार्ज पर ही एक्ट करता है। अपने नेचर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जितने भी फोर्स अपनी आंखों से सीधे देख पाते हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। फिर वो चाहे वो किसी मैग्नेट का फोर्स हो, ठीक है, जो बिना कॉन्टेक्ट के आयरन को या निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, या फिर फ्रिक्शन वगैरह के फोर्स, सबके सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बच्चों इसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास दो सेम चार्ज ऑब्जेक्ट हैं,
ठीक है, एक निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा भी निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, और हम उन दोनों को पास लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आई बात समझ में? इसकी रेंज भी क्या होती है, इसकी रेंज भी इनफाइनाइट होती है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी तगड़ा होता है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻36 टाइम ग्रेटर होता है, ठीक, स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये भी क्या होता है, इनफाइनाइट रेंज फोर्स है, इनफाइनाइट रेंज फोर्स। इसके बाद बच्चों बात आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो एटम कितना छोटा होता है आपको से आप देख नहीं पाओगे, 10⁻⁻10 मीटर की उसकी रेंज होती है, उसके भी बीच में उससे 1000 गुना छोटा क्या है, एक न्यूक्लियस है, 10⁻14 मीटर की जिसकी रेडियस होती है। उस न्यूक्लियस के अंदर बच्चों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, दोनों ही तरीके के पार्टिकल रहते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल्स, और प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, रिपल्शन का फोर्स, ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्शन का फोर्स होता है बिटवीन सेम चार्जेस। तो दो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी क्या ये तो बंधे हुए एक साथ, यानी कि कोई और तगड़ा फोर्स है जो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी तगड़ा फोर्स कोई एग्जिस्ट कर रहा है जिन्होंने इसको बांध रखा है, ठीक है, और वो फोर्स क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 गुना तगड़ा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ये 100 गुना ज्यादा होता है। तभी तो यहाँ पर देखो इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट को खत्म कर दिया है। पॉजिटिव चार्ज वैसे खुद स्वयं एक दूसरे को क्या करने चाहिए थे, रिपेल करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी ये बंधे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर लाइक एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लगता है, इन दोनों इन सबको आपस में बांधे रखता है, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम होती है, ठीक है, इसकी रेंज बहुत कम होती है, विद इन न्यूक्लियस होती है। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं इसकी रेंज, तो इसकी बच्चों रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर, विद इन न्यूक्लियस की होती है। अगर आप दो प्रोटॉन की दूरी को 10⁻⁻15 मीटर से दूर कर पाए, है ना, उनके बीच में थोड़ा सा भी गैप ला पाए, तो वो ये फोर्स क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा एक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और प्रोटॉन दूर दूर भाग जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तगड़ा कौन सा फोर्स आया यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, ये नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और दूसरी बात, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की दूरी को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाए, उस समय पर ये क्या करने लगता है, उस समय इसका नेचर रिपल्सिव हो जाता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये अट्रैक्टिव रहता है, और उस किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को बहुत पास ला दिया जाए, प्रोटॉन को कंप्रेस कर दे, उस समय पर इसका नेचर रिपल्सिव हो जाता है। तो इसका दोनों नेचर पाए जाते हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। अब सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फोर्स, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम हम लोग जानते हैं, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स हमें तभी दिखता है जब कोई न्यूक्लियर फिनोमिना होती है, कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, ठीक है। इसका नेचर ना तो अट्रैक्टिव होता है ना रिपल्सिव होता है। वास्तव में वीक न्यूक्लियर फोर्स उसको बोलते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपस में जब चेंज होते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम रेडियो एक्टिविटी में क्लास 12 में, कि प्रोटॉन चेंज हो सकता है, न्यूट्रॉन में बदल जाता है, और न्यूट्रॉन भी किस में बदल जाता है, प्रोटॉन में बदल जाता है ना। अलग अलग फिनोमेना हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल, वो रिएक्शन कहलाती है बीटा डी के, ठीक है, उसका न्यूट्रॉन भी निकलता है। तो ये जो उस समय पर एक्शन में कौन आता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जो इन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में चेंज करने के लिए कारण बनता है, ठीक है। इसका नेचर ना तो अट्रैक्टिव होता है ना रिपल्सिव होता है। आई बात समझ में। इसके बाद बच्चों ये 10⁻25 टाइम ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, या आप कह सकते हो 10⁻13 टाइम्स वीकर होता है, किससे,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो 10 टू द पावर 25 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो ये थी बात इन सभी फोर्सेस की, 4 फंडामेंटल फोर्सेस की। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक कवर करते हैं चैप्टर का। यस, देखते बच्चों आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज कंजर्वेशन लॉस। ठीक है, तो बच्चों हमारे नेचर में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अब आप पूछोगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो रुक जाइए, ये भी इंट्रो चल रहा है ना। फिजिकल क्वांटिटीज अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी इवेंट में चेंज नहीं होती है। किसी घटना के घटित होने से पहले भी वो उतनी ही मात्रा में रहती है, उसके बाद भी वो उतनी ही मात्रा में रहती हैं। उनको हम बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज, और उन कंजर्व क्वांटिटीज के जो लॉज हैं वो कहलाते हैं कंजर्वेशन लॉज। जैसे पहला हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखो हम 2 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसमें हम चार्ज को बनाते हैं। ठीक है, एनर्जी से चार्ज को क्रिएट करते हैं, मास को क्रिएट करते हैं, तो मास के साथ चार्ज भी क्रिएट होता है। ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, पॉजिट्रॉन को क्रिएट करते हैं। तो बच्चों जब चार्ज क्रिएट होता है तो वो हमेशा पेयर्स में होता है। अगर कहीं पर कोई नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो उसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होगा, तो नेट चार्ज कितना, 0। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज कितना क्रिएट हुआ, 0। इसी तरीके से जब कोई चार्ज डिस्ट्रॉयड होता है, जब हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कोई चार्ज डिस्ट्रॉयड होता है, तो उस समय पर साथ में एक पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रॉयड होगा उतनी मात्रा में। ठीक है, तो जब चार्ज डिस्ट्रॉयड होते हैं तो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एनिहिलेशन प्रोसेस। और जब चार्ज क्रिएट होते हैं, पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो भी क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। मतलब नेचर का नेट चार्ज चेंज नहीं होता है। ठीक है, चार्ज पेयर में ही आते हैं और पेयर्स में ही जाते हैं। नेचर का नेट चार्ज कितना है, 0 है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, ना तो वो डिस्ट्रॉयड होती है ना ही क्रिएट होती है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ठीक है, उससे पहले बच्चों में एक नियम पढ़ा करते थे बहुत पहले, आइंस्टीन ने जब 1905 में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उससे पहले हम नियम पढ़ा करते थे। और वो नियम क्या था बच्चों, वो नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन आइंस्टीन के नियम के बाद हमें ये पता चला कि मास और एनर्जी एक सिक्के के ही क्या हैं, 2 पहलू हैं। मतलब मास भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मास भी एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है। मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास को हटा के सिर्फ नियम क्या बन गया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और उसके बाद देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, कोई एक मान लो हमारे पास यूनिवर्स है, हमारा एक सिस्टम है, तो उसका मोमेंटम हमेशा टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता है, चाहे वो लीनियर मोमेंटम हो चाहे वो एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पर टर्म्स आपको बोल रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे 11th में ही ये सारी की सारी टर्म्स हम धीरे धीरे सभी चैप्टर्स में आगे चल के ये सारी की सारी टर्म्स क्या पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों यहाँ होता है फर्स्ट चैप्टर खत्म। फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है। अभी तक ये समझ लो आपने फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ी है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। जो हमारी असल में फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है वो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पोर्शन कवर नहीं करता है। ठीक है, तो बस ये इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का, क्या कुछ आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, ताकि आपका फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप्ड हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। आज के लिए इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।